हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम करने जा रहे हैं न्यूरो साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में मोटर डिसऑर्डर्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेयर आई एम प्रोवाइडिंग यू माई हैंड रिटन कॉलेज नोट्स। सो मोटर स्किल्स डिसऑर्डर क्या होते हैं, देखिए, it refers to the condition where an individual's ability to perform a coordinated purposeful physical action is impaired। ठीक है, इसमें दोनों तरीके के मोटर स्किल्स इंक्लूडेड होते हैं, ग्रोस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। देखिए क्या मतलब है इसका, क्या तात्पर्य है, इसका मीनिंग यह है कि जब एक इंसान का हाथ से करने की क्षमता नॉर्मल नहीं होती है तब उसको मोटर स्किल डिसऑर्डर हो सकता है, जिसमें ग्रोस मोटर स्किल्स जैसे छोटी छोटी चीज़ें, वो जंप, एक व्यक्ति जंप नहीं कर पा रहा है, हाथ नहीं नॉर्मल हिला पा रहा है, और वॉक यानी कि पैरों का मूवमेंट चल नहीं पा रहा है, वॉक भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ग्रोस मोटर स्किल, जो कि बेसिक हमारे लाइफ स्किल्स हैं। एंड फाइन मोटर स्किल्स, राइट, जैसे एक बटन को नहीं बांध पा रहा है, शू लेस कई लोग नहीं बांध पाते हैं, अच्छे से कोई पेंटिंग नहीं कर पाता या अच्छी हैंड राइटिंग कोई कोऑर्डिनेटेड तरीके से वो नहीं कर पाता है, राइट। सो इट रेफर्स टू कंडीशन वेयर एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू परफॉर्म अ coordinated purposeful and a physical action is impaired. Their disorders can affect both gross and motor skills, large movement like walking or jumping, and fine motor skills, smaller movements like writing or buttoning a shirt. Developmental coordinated disorders. DCD is a neurodevelopmental disorder where children or adults struggle with motor coordination, making it hard to carry out the daily tasks that requires motor skills. It is sometimes referred to as dyspraxia. देखिए हमने स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में ना 3 डिस वाले डिसऑर्डर्स पढ़े थे, डिसलेक्सिया रीडिंग और कॉम्प्रिहेंडिंग वाला, डिस्ग्राफिया हैंड राइटिंग वाला, एंड डिसकैलकुलिया मैथमेटिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम होना, ठीक है, नंबर सेंस नहीं होना। यहाँ हम बात कर रहे हैं डिस्प्रैक्सिया का। डिस्प्रैक्सिया मतलब कुछ मोटर स्किल से रिलेटेड है। तो देखिए ये जो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर है इसको हम डिस्प्रैक्सिया भी कहते हैं। डिस्प्रैक्सिया का मतलब कि एक व्यक्ति को, एक बच्चे को या बड़ों को, किसी को भी मोटर कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो रही है, और इतनी दिक्कत हो रही है कि वो अपने डेली के खुद के टास्क भी नहीं कर पा रहा है। शर्ट नहीं पहन पा रहा है, बटन नहीं कर पा रहा है, शूज़ पहन रहा है तो शू लेस नहीं बांध पा रहा है, घर में बर्तन पड़े हुए, बर्तन ढंग से वो यूज़ नहीं कर पा रहा है, गाड़ी पड़ी है वो साइकिल भी नहीं चला पा रहा है, राइट। और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, दीज टास्क ऑफन टेक मच लॉन्गर टू लर्न एंड कंपेयर टू पेयर्स। इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है, सबसे पहले सेल्फ स्टीम कम होगा, आइसोलेटेड रहने लगेंगे, ठीक है। सोशल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम, मतलब सोशल आइसोलेशन हो जाएगा, सेल्फ स्टीम कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। एज अ चिल्ड्रन विद दिस डिसऑर्डर मे फील आइसोलेटेड और एम्बेरेस्ड बाय देयर डिफिकल्टीज। डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर जो है डेट कैन इम्पैक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस, राइट। डायग्नोसिस की बात करें ना, तो डायग्नोस टिपिकली व्हेन अ चाइल्ड्स मोटर स्किल development is notably below what is expected for their age, significantly daily like activities. So diagnosed typically when a child's motor skill development is notably below, ठीक है। कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं जहाँ से हम धीरे धीरे बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉइड ने जो स्टेजेस दिए थे डेवलपमेंट के, साइकोसेक्सुअल, और एरिक्सन ने साइको सोशल मॉडल दिया था, राइट। डेवलपमेंटल स्टेजेस से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो उसमें डिले होना, उसमें मोटर स्किल्स की परेशानी आना, फिक्सेट होना, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फॉर देयर एज। अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एक 20 साल का बच्चा कर सकता है वो नहीं कर पा रहे, या हम कह सकते हैं कि ये तो आपसे एक 20 साल का आदमी है, एक 20 साल का मतलब एडल्ट है, उसको हम ऐसे करेंगे कि अरे तुम ये नहीं कर सकते, ये तो 6 साल का बच्चा पे कर ले। होता है ऐसा, आपने काफ़ी जनों को देखा होगा। क्यों परेशानी आती है उनको, क्योंकि हो सकता है उनको कुछ डेवलपमेंटल, है ना, डिलेड मोटर डिसऑर्डर हो, जिसको हम डिस्प्रेक्सिया भी कहते हैं। देन है हमारा टिक डिसऑर्डर्स एंड टॉरेट सिंड्रोम। इट इन्वॉल्व सडन रिपीटेटिव मूवमेंट्स और वोकलाइजेशन टिक्स। टॉरेट सिंड्रोम इज अ टाइप ऑफ टिक disorder where both motor and vocal tics are present. Symptoms are
टिक्स कैन बी सिंपल, जैसे कि किसी कोई व्यक्ति रिपीटेड एक्शन कर रहा है, किसी की आंख बहुत ज़्यादा फड़क रही है, किसी के बार बार वो नोज़ पे हाथ लगा रहा है, या बार बार ना उसका एक हाथ तो ऐसे कान के इर्द गिर्द चलता ही रह रहा है कंटिन्यूस, या फेस पे, या एक हाथ ना रैंडमली शेक हो रहा है, कुछ रिपीटेड एक्शन कर रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, या बार बार ऐसे थ्रोट क्लियर करना, या ग्रंटिंग करना, या कोई भी इनवॉलेंटरी वर्ड्स कुछ भी बोलते रहना, तो कुछ भी रिपीटेटिव सडन एंड पर्पसलेस अगर हम कहें कोई बिहेवियर शो कर रहा है, उसको हम टिक डिसऑर्डर कह सकते हैं। एंड टॉरेस सिंड्रोम क्या है कि इसमें बोथ मोटर एंड वोकल टिक्स आर प्रेजेंट। ठीक है, वोकल टिक्स का जैसे मैंने बताया, थ्रोट को बार बार साफ करना, राइट। Tics can interfere with everyday activities for sure, like social interaction and cause emotional distress. Diagnosis की बात करें तो tic must be present over a year to diagnose Tourette syndrome, with onset typically in childhood. Third one is stereotypic movement disorder. Stereotypic movement disorder यानी कि SMD. दिस डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स, इसमें भी रिपीटेटिव होगा, पर्पसलेस मूवमेंट होगा, एंड सच एज हैंड फ्लिपिंग, रॉकिंग एंड हेड बैंगिंग, बार बार सर को दीवार पे सर मारना, बार बार दीवार पे सर मारना, या बार बार ऐसे हाथ हिलाते रहना, बार बार क्लैप करना। सिम्टम्स में देखें तो ये बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड में दिख जाते हैं एंड कैन परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। दे मे इंक्रीज इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, हो सकता है कोई आपको इंसल्ट कर रहा हो, या आप एम्बेरस हो, आप नर्वस हो किसी मीटिंग में, तब आपको ये देखने को मिल सकता है। दिस कैन इंक्रीज द susceptibility in such stressful situation and are often difficult to suppress. इम्पैक्ट की बात करें तो स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर कैन लीड टू फिजिकल हार्म, ये वर्ड याद रखिए, सेल्फ इंजूरियस सच एस खुद को बाइट करना, खुद को हिट करना, या बार बार जैसे मैंने रॉकिंग और हेड बेंडिंग का बार बार अपने सर को दीवार से मारना, जो कि सेल्फ इंजूरियस हो सकता है। डायग्नोसिस की बात करें तो सिम्टम मस्ट परसिस्ट 4 weeks एंड कॉज सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन डेली लाइफ। ठीक है, यानी कि 4 हफ्तों तक अगर आपको वो सिम्टम्स दिख रहे हैं और आपको डेली लाइफ में रोज रोज परेशानी हो रही है, इसका मतलब इसका डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, देखिए ये बहुत, मैं कहूँगी कि ये फेमस भी है थोड़ा ज़्यादा। सो ये क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस इज सेरेब्रल पाल्सी इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर अफेक्टिव मूवमेंट, बैलेंस एंड पोस्चर। पोस्चर खराब है, इधर उधर हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, बैलेंस सही नहीं रखते हैं, हाथ हैंड आई मोटर कोऑर्डिनेशन किसी में भी, ठीक है, वॉकिंग में, ईटिंग में, एंड दैट अफेक्ट आवर मूवमेंट ड्यू टू ब्रेन इंजरी, कुछ ब्रेन में दिक्कत आई है, और मॉल, ठीक है, माल इन्फॉर्मेशन बिफोर, ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर बर्थ। रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, स्लाइटली ऑकवर्डनेस होता है, इनेबिलिटी टू वॉक, चल फिर नहीं सकते हैं, मोटर फंक्शन ढंग से नहीं है, स्पास्टिक मूवमेंट्स, मसल स्टिफनेस और मसल प्लानिंग इश्यूज आ सकते हैं। लाइक जैसे हमें अगर हाथ उठाना है तो हम हाथ चुपचाप उठाएंगे, राइट, लेकिन इन लोगों को दिक्कत आती है मसल मूवमेंट में। डायग्नोसिस की बात करें तो टिपिकली डायग्नोज इन इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड थ्रू मोटर असेसमेंट्स एंड न्यूरो इमेजिंग। अब हम पढ़ेंगे पार्किंसंस डिजीज़, क्योंकि पार्किंसन बहुत फेमस है तो आपको ये ढंग से पता होना चाहिए, राइट। तो ऑल्दो मोर कॉमन इन ओल्डर एडल्ट्स, हमें ये देखा जाता है और हमें पता है कि अगर हम अल्जाइमर की बात करें या पार्किंसंस की बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि ना कि ये ओल्डर पीपल में ही होते होंगे। ओल्डर पीपल में तो होते ही हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि यंग एज में नहीं हो सकता है। बट ऑल्दो मोर कॉमन इन ओल्डर एडल्ट्स, Parkinson disease is a progressive neurological disorder, right, affecting movement and coordination को affect करता है। ट्रेमर्स आना, रिजिडिटी, एक ही बॉडी पोस्चर में रहना, बैड बॉडी का बैलेंस का इशू, ठीक है, और धीरे धीरे एक्शन करना, जैसे आपने बूढ़े पीपल को देखा होगा है ना, ओल्ड एडल्ट्स को, कि उनका स्लो मूवमेंट होता है, बैलेंस में इशू होता है, ट्रेमर्स एंड रिजिडिटी भी देखी जा सकती है। इम्पैक्ट देखें तो दूसरों पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, वो खुद से अपना काम नहीं कर सकते, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बिगड़ती है, सेल्फ स्टीम भी हम कह सकते हैं लो होता है, और इमोशनल डिस्ट्रेस तो बढ़ता ही है।
डायग्नोसिस क्लिनिकल इवेल्यूशन से हम इसको देख सकते हैं, न्यूरो इमेजिंग की टेक्निक्स पे लगा सकते हैं। कॉजेज देखें ना तो डोपामिन, जो डोपामिन क्या होता है, डोपामिन एक रिवॉर्ड सिस्टम या प्लीजर सिस्टम हम कह सकते हैं। ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें प्लेजर सीकिंग मतलब प्लेजर रिवॉर्ड की तरह हमें देता है। लाइक हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, उससे हमको प्लेजर मिल रहा है। फॉर एग्जांपल एक बच्चे को जब वो गेम खेलता है तो उसमें उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे उसको एज अ रिवॉर्ड सेंसेशन, रिवॉर्ड फीलिंग फील होती है। सो जब डोपामिन जो कि सब्सटेंशिया नाइग्रा में बनता है, उसका अगर डैमेज हो जाए या उसकी वजह से हमारा मोटर पाथवे अगर डिस्टर्ब हो जाए तो ये हो सकता है पार्किंसंस वाले में, राइट। तो डोपामिन का बैलेंस होना ज़रूरी है। सेरोटोनिन जो कि मूड रेगुलेटर है, एंड नॉरएपिनेफ्रिन में अगर इम्बैलेंस हो जाए तो कॉज हो सकता है फ्रंटल लोब डिसफंक्शन, ठीक है, जो हमारे ब्रेन का सबसे आगे वाला पार्ट है। फ्रंटल लोब में कोई दिक्कत आई तब हो सकता है। ट्रीटमेंट देखें तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हम दे सकते हैं। मेडिसिन की बात करें तो लेवोडोपा दे सकते हैं, और सोशल ग्रुप्स एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज का हम यूज़ करके इसको ठीक कर सकते हैं, इसको मैनेज किया जा सकता है। अगर हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज देखें अकॉर्डिंग टू DSM-5 कि ये कुछ कुछ सिम्टम्स या ये कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि एक व्यक्ति या एक बच्चे को मोटर स्किल्स डिसऑर्डर है। तो वो सब क्राइटेरिया क्या है, आइए पढ़ते हैं। पहला है एक्विजिशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड मोटर स्किल्स आर सब्सटेंशियली बिलो एक्सपेक्टेड फॉर एज। क्या मतलब है इसका? कोई बच्चा होगा तो हो सकता है वो चलना सीख रहा हो, या हो सकता है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 30 to 35 एज का एडल्ट है और वो बहुत धीरे चल रहा है, धीरे बात कर रहा है, या कोई बच्चा है वो कुछ ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव हो गया है, राइट। या हम कह सकते हैं कि वो ढंग से अपनी चीज़ें नहीं रख रहा है, ठीक है, बच्चों को हम समझ सकते हैं कि अपने आप वो आसपास बैठेंगे तो इधर उधर हिलाएंगे या उनका रिपीटेड एक्शन हो सकता है। लेकिन कोई एडल्ट अगर सडन रिपीटेड एक्शन कर रहा है तो वो सही नहीं है। तो एज के अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर कोई इंसान नहीं कर रहा है इन मोटर स्किल्स, देन हम कह सकते हैं, उसको डायग्नोस कर सकते हैं। मैनिफेस्ट एज क्लमजीनेस, स्लोनेस एंड इनएक्यूरेसी इन मोटर स्किल परफॉर्मेंस। सेकेंड वन इज द मोटर स्किल डेफिशिएट सिग्निफिकेंटली एंड persistently इंटरफेयर विद डेली लिविंग एक्टिविटीज़। डेली लाइफ में हमको दिक्कत दे रहा है, हम खुद की केयर नहीं कर पा रहे हैं, हमारा एकेडमिक और वर्क प्लेस में हमको इफेक्ट कर रहा है ये चीज़, और हम खुद की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब रह रही है। इसका मतलब ये भी एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। देन ये अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड से ही चालू हो जाता है, ठीक है, बचपन से ये दिखना चालू हो सकता है और परसिस्ट कर सकता है आगे तक। द मोटर स्किल्स डेफिसिट कैन नॉट बी बेटर एक्सप्लेन बाई, देखिए जो मोटर स्किल डेफिशिएंट कैन नॉट बी बेटर एक्सप्लेन, ये इससे अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कैसे? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से, विजुअल इम्पेयरमेंट से, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन लाइक सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। जिनको ये चीज़ होगी वो इंडिविजुअल किन चीज़ों को फेस कर सकते हैं? इमोशनल एंड सोशल डिफ़िकल्टीज, ऑफ कोर्स उनका साइज सोशल आइसोलेशन हो जाएगा, वो हो सकते हैं इंट्रोवर्टेड हो जाए, एक्सट्रीम एक्ट्रोवर्टेड हो जाए, ठीक है, इंट्रोवर्टेड हो जाए, इमोशनल डिस्ट्रेस रहे, अफेक्टिव एकेडमिक्स में उनको प्रॉब्लम हो, वर्क प्लेस में प्रॉब्लम हो, एंड ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा जाए, बट इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं दे पाई हूँ या नहीं, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा वीडियो आज का कैसा लगा, आगे कौन कौन से डिसऑर्डर्स पे या कौन से साइकोलॉजिकल टॉपिक पे आपको हमारा वीडियो चाहिए, राइट। एंड अगर आपको नोट्स के लिए या किसी भी साइकोलॉजिकल डाउट के लिए अगर आपको पूछना है, आपको कोई और वीडियो चाहिए, वीडियो के नोट्स चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है, ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।